हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर ओके गाइस। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में क्लास 12th का सिलेबस शुरू किया था, जिसमें हमने जो बुक ली थी वो ह्यूमन ज्योग्राफी ली थी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन जितना भी था, हम उस फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जिसको भी वो इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो वो आप मेरी फ़र्स्ट वाली वीडियो देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आज की क्लास से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इस बुक का वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो नेचर एंड स्कोप में सबसे पहले हम नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसके बाद स्कोप को पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको भी समझने में ईजी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। Human geography studies the interrelationship between physical environment and socio-cultural environment created by human beings। कि जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो क्या स्टडी कराता है? इंटर रिलेशनशिप। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ। इंटर रिलेशनशिप को शो करवाता है जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में और हमारा जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसके बीच में होता है। फिज़िकल इन्वायरमेंट वो चीज़ें जो फिज़िकली जो नेचुरली हमें मिली है वो हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट हो गया। उसके बाद सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट कौन सा हो गया? वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या उसके पास टेक्नोलॉजी है जो उसने खुद अपने लिए डेवलप करी हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और जब हम इन दोनों की आपस में जो सिचुएशन है उसको देखते हैं तो ये पता चलता है म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर, कि इनमें हमें क्या देखने को मिलता है? एक म्यूचुअल इंटरेक्शन देखने को मिलता है कि ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेशनशिप शो करवाते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे। तो चलिए इनके कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट के और सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट के। सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स की। पहले इसकी जो मेन हेडिंग है उसके ऊपर फोकस करेंगे। फिज़िकल एनवायरनमेंट, वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरली हमें मिली हैं। लाइक आपकी लैंड फॉर्म्स, आपका वाटर, सॉइल, ठीक है, आपकी नेचुरल वेजिटेशन, आपकी फ्लोरा एंड फाउना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वो चीज़ें जो नेचुरली हमें मिली हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी? हमारे फिज़िकल एनवायरनमेंट के अंदर, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट्स ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की, तो इसके अंदर वो सारे की सारी चीज़ें आ जाएंगी जो ह्यूमन ने खुद बनाई हैं। लाइक आपके हाउसेस ऐसे तो नहीं है कि घर बने बनाए आते हैं नेचर में, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। कौन बनाता है उसे? ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपकी रोड्स, रेलवेज, ठीक है, आपकी विलेजेस भी ऐसे थोड़ी है कि बन के आते हैं, विलेज हमें बनाने पड़ते हैं। हमारी जितनी भी डेली यूज़ आइटम्स हैं, ये सब के सब, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अपनी मर्जी से भी इनके अंदर अपने एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आए वो एडअप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए ये सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप खुद ही कंपैरेटिवली एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारा जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट होता है। ना तो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट अपने आप में कंप्लीट है फिज़िकल एनवायरनमेंट के बिना, और ना ही फिज़िकल एनवायरनमेंट अपने आप में कंप्लीट है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के बिना। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए जो हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट है, क्या वो मॉडिफाई होता है
क्या वो मॉडिफाई होता है हमारे सोशो कल्चरल या ह्यूमन बींग्स के थ्रू? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यस, होता है। जो हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो मॉडिफाई होता है, उसमें चेंज आता है। किसके थ्रू? हमारे ह्यूमन बींग्स के थ्रू। कैसे? वही एग्जांपल अब मैं बता दे रही हूँ आपको। एक हम रिवर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिवर है, उसका जो वाटर फ्लोइंग लेवल है वो इतना है, तो जैसे ही उसके अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है तो कंडीशन ये आ जाती है कि हम उसको वन साइड से दूसरी साइड क्रॉस नहीं कर सकते। अगर एक सिंपल वे में चल के या तैर के हम क्रॉस करते हैं तो वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी को उसको तैरना भी नहीं आता। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स ह्यूमन बीइंग ने उस रिवर के ऊपर डैम्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब डैम बन गया, डैम बनने के बाद आप इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जो फिज़िकल इन्वायरमेंट था उसको टोटली मॉडिफाई किया और किसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया? अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स ह्यूमन बीइंग ने उसको मॉडिफाई कर लिया या चेंज कर लिया। एक तो ये पॉइंट हो गया कि ह्यूमन बीइंग्स ने फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी ह्यूमन बीइंग्स को मॉडिफाई करता है, या वो भी अपने ऊपर कोई इफेक्ट, अपना कोई इफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर डालता है? यस, डालता है। जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, अगर आप उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो भी अपना इम्पैक्ट या वो भी मॉडिफाई करेगा ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को। कैसे? वो एग्जाम्पल बता दे रही हूँ। हमने क्या किया, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमने एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर सब कुछ डेवलप कर दिया, और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने सब चीज़ों की डेवलपमेंट कर दी और उसका हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट के ऊपर नो इफ़ेक्ट शो हो रहा है। नहीं, आपने वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से वास्ट हुई, उसी तरीके से जो हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी तो चेंजमेंट होना शुरू हुआ। अब टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर का क्या ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? यस, पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि जिस तरीके से फिज़िकल इन्वायरमेंट मॉडिफाई करता है ह्यूमन बीइंग्स को या हमारे सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट को, उसी तरीके से सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट भी फिज़िकल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जब हम ये कंप्लीट स्टडी करते हैं इस सिचुएशन की, इसी को बोला जाता है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आई होप सो कि आ गया होगा समझ में कि क्या हमारा नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का। कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उस पॉइंट को फिर से क्लियर कर दूँगी। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, सबसे पहली जो मेन हेडिंग है उसको समझते हैं, उसके बाद दूसरी हेडिंग को समझेंगे। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, कि नेचर ने ह्यूमन को, ह्यूमन बीइंग्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलकर बता रही हूँ, जैसे कोई ठंडे एरियाज़ हैं, ठंडे एरियाज़ में क्या होता है, हमें गर्म चीज़ें खाने की नीड होती है, गर्म कपड़े पहनने की नीड होती है। तो नेचर ने वहाँ पे कैसा बनाया, ठंड का एरिया बनाया, और ह्यूमन ने फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया, वैसे ही चीज़ें खाना शुरू कर दिया और वैसे ही कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या किया, नेचर ने ह्यूमन बीइंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। लेकिन क्या होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है, जब हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचर को अपने ह्यूमन बीइंग अपने अकॉर्डिंग कर लेता है,
अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। समझ में आ गया होगा। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में क्या होता है कि नेचर ह्यूमन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या होता है, ह्यूमन नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। आप वही फिर से रिवर वाला एग्जांपल ले लीजिए। रिवर ओवरफ्लो है या उसकी जितने लिमिट है उसके अंदर पानी भर गया, वो सिंपली क्रॉस नहीं कर सकता वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन उसने क्या किया, उसके ऊपर डैम्स बना दिए। ठीक है, वो जितने भी डेंस फॉरेस्ट थे उसको पार नहीं कर सकता था, तो उसने एरोप्लेन्स बना दी। तो इस तरीके से क्या किया, ह्यूमन ने नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, वो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और नेचर ने जब ह्यूमन को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया, वो हो गया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो उसके बाद हम जो ये हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है, इसको एक नाम और से भी बुलाते हैं, इसको इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। ठीक है, इसको इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और इसको पॉसिबलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इनके ये अनदर नेम्स हैं। आपको एग्जाम में इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म भी पूछा जा सकता है, या तो ये सिंपली पूछा जाएगा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, या फिर आपका इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म, या फिर आपका ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, या फिर दे देंगे पॉसिबलिज्म। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद आता है जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो हमारे जो नेचुरल या फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कई बार ये पॉइंट आ चुका है बार बार। तो ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट थ्रू देयर टेक्नोलॉजी। आ गया समझ में कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग हैं ये फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट होते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे, टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट, टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट, कि उनको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, क्रिएट करना है, तो वो किसके साथ इंटरेक्ट होगा, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे नेचुरलाइजेशन की एंड ह्यूमनाइजेशन की। बात की जाए अगर नेचुरलाइजेशन की, तो नेचुरलाइजेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, वो चीज़ें जो नेचर ने हमें प्रोवाइड कराई हैं हम उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। हम उसके अंदर ना तो कोई चेंज करना चाहते हैं, ना अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं। जैसा उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हमने उसी को एक्सेप्ट कर लिया। तो जो हमारी नेचुरलाइजेशन है उसके अंदर हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ आ जाएंगी। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ कौन सी, अर्ली सोसाइटीज़ आप इनको कह सकते हो। इनके अंदर हम हमारे जितने भी ट्राइबल पीपल्स हैं उनको ऐड करते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में हम किनको ऐड अप करते हैं, हमारे ट्राइबल पीपल या ट्राइबल सोसाइटीज़ को। जो हमारा नेचुरलाइजेशन है इसका दूसरा नाम क्या है, नेचुरल डेटर्मिनिज्म, या फिर आपका इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। इसको दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप क्या बनाएंगे कि ये प्रिमिटिव सोसाइटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व करती हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर हम किनको लेते हैं, हमारी ट्राइबल पीपल या ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेते हैं।
जो हमारा नेचुरलाइजेशन है उसके दो अनदर नेम्स भी हैं, नेचुरल डिटर्मिनिज्म या फिर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी इसको बोला जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप बनाएंगे कि जो भी हमारा ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ है, जो ह्यूमन है उसकी लाइफ इन्फ्लुएंस्ड होती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर, कि हमारा नेचर क्या करता है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, क्या कि रिवर क्रॉस नहीं कर सकते थे, सॉरी रिवर वाला नहीं, जैसा क्लाइमेट था उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को चेंज कर लिया, वैसा ही हमारा खाना पीना और वैसा ही हमारा रहना सहना हमने उसमें स्टार्ट कर दिया। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो ह्यूमंस की हमारी लाइफ है वो टोटली इन्फ्लुएंस्ड होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है किसके थ्रू, बाय नेचर। जैसा नेचर, जैसा क्लाइमेट होगा ह्यूमन बीइंग को उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो टोटली जो इन्फ्लुएंस किसके ऊपर पड़ता है, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर पड़ता है। जैसे कि फोर्थ पॉइंट में आप बनाएंगे, इस सिचुएशन में जो हमारा नेचुरलाइजेशन की सिचुएशन है इसके अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती, ना तो हमारे पास इरिगेशन, ना तो हमारे पास ट्रैक्टर्स या बहुत सा कुछ भी चीज़ हमारे पास नहीं होती है। हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नंबर 5 में आप लिखेंगे वी वर्शिप ऑफ नेचर, वर्शिप ऑफ नेचर, कि हम नेचर की पूजा करते हैं। नेचर ने हमें जो चीज़ें दी हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं और उसी के आगे हम अपनी वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फियर ऑफ नेचर, फियर ऑफ नेचर। हम जब भी कुछ भी गलत करने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में यही सिचुएशन आती है, एक डर बना रहता है कि कभी नेचर हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, तो हमेशा एक डर बना रहेगा। और उसके बाद नंबर 7 पॉइंट पे होता है स्टेज ऑफ नेसेसिटी। स्टेज ऑफ नेसेसिटी में क्या होता है, जो हमारे पास है, जितना हमारे पास नेचर ने दिया हमारे लिए वो इनफ है, हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, उसी को बोला जाता है स्टेज ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर, किसके अंदर, नेचुरलाइजेशन के अंदर, जो हमारा नेचर है वो एक पैसिव रोल प्ले करता है। ठीक है, नेचुरलाइजेशन के अंदर नेचर एक पैसिव रोल प्ले करता है एंड जो ह्यूमन होता है, नेचर जो होता है वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है और ह्यूमन हमारा पैसिव रोल प्ले करता है। मतलब ह्यूमन जो भी हो रहा है नेचर के थ्रू वो उसको एक्सेप्ट करता जा रहा है, वो अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी या अपनी कोई भी एक्टिविटी उसमें शो नहीं करवाता। जैसे कि आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक बेंदा नाम का पर्सन है, देखना उसकी स्टोरी, आप पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। बेंदा नाम का एक पर्सन है, ठीक है, वो एक ट्राइबल सोसाइटी से है, सेंट्रल इंडिया के अंदर एक जगह है अबूज माग, वहाँ पे वो रहता है। सेंट्रल इंडिया में वो जंगल है एक, वहाँ पे वो रहता है, वो होता है, छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर 3-4 हट्स ही हैं। ठीक है, वहाँ पर ना कोई डॉग, ना कोई चिड़िया या कोई भी चीज़ वहाँ पर देखने को नहीं मिलता, बस वो लोग अपना सिंपली अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तो जो बेंदा होता है, बेंदा क्या है, अपने हाथ में ऐसे एक कुल्हाड़ी लेके और सिंपल सी ऐसे धोती बांध के और निकला होता है, जंगल में जाता है। और जंगल में जाता है कहाँ पे, पेंदा में। पेंदा किसको बोला है यहाँ पे, जंगल को बोला है। उस जंगल में जब वो जाता होता है तो फिर वहाँ पे क्या देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही होती है।
ठीक है, वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं लोग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड होता है, इस लैंड के अंदर मान लो कुछ ट्रीज़ हैं, तो ये लोग सबसे पहले, ये ट्राइबल पीपल्स ही स्पेशली इस वाली कल्टीवेशन को करते हैं। ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इन ट्रीज़ को यहाँ से काटेंगे, काटने के बाद फिर इनको यहाँ पे जला देंगे। जलाने के बाद क्या होगा, इनका जो ऐश, इनकी जो राख होगी वो इस मिट्टी के अंदर ही मिल जाएगी, तो एक तरीके से वो फर्टिलाइज़र का काम करेगी। तो जब ये क्रॉप्स को वहाँ पे ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छी क्रॉप्स होती हैं। अगले साल क्या होगा, फिर नेक्स्ट ईयर जब ये क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो उनकी फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अगले साल फिर ग्रो करेंगे तो फर्टिलिटी और कम हो जाएगी। फिर क्या करेंगे ये लोग, शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट कर जाएंगे, इस जगह को छोड़कर अगली जगह पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भाई वो सेम सिचुएशन करेंगे, फिर यहाँ पे जब फिर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी फिर ये शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, वहाँ पे बंदा पहुँच जाता है। तो इस तरीके से देखता होता है कि वो ट्रीज़ को काट रहा होता है, काट कूट के फिर वो एक रिवर के पास पहुंचता है। रिवर के पास पहुंचने के बाद वो सोचता है कि पानी पी लूँ, फिर वो सोचता है कि नहीं, पानी कैसे पी सकता हूँ, पहले वर्शिप कर लेता हूँ, पहले नेचर को थैंक्स तो कह दूँ कि उसने मेरे को पानी दिया, उसने मेरे को ट्रीज़ दी। तो इस तरीके से वो क्या करता है, सबसे पहले नेचर को थैंक्स करता है और फिर पानी पीता है। एक गजहारा और कुचला नाम का कुछ इनके पास जो होती हैं पेड़ होते हैं, तो ये उसका यूज़ फुल मून के टाइम में करते हैं एज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर सिस्टम में जो मुझे चाहिए वो चीज़ अगर दूसरे के पास है तो उस दूसरे से मैं वो चीज़ ले लूँगी, और जो उसको चाहिए वो दूसरे को, और वो चीज़ मेरे पास है तो मैं उसको दे दूँगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने वाले के पास पेंसिल है, मेरे पास पेन है, उसको पेन की नीड है और मुझे पेंसिल की नीड है, तो मैं उससे एक्सचेंज कर लूँगी, उससे मैं पेंसिल ले लूँगी, मैं उसको पेन दे दूँगी। तो ये सिचुएशन क्या होती है, बार्टर सिस्टम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं ये बेंदा या फिर इनकी फैमिली इस तरीके से सरवाइव करती है। बाकी जो भी पूरी स्टोरी है आप अपनी बुक में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, तो ये जो सिचुएशन हमें क्या शो करवा रही है कि ये टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। इन्होंने अपना कुछ भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, जैसे जैसे नेचर ने इनको जीने के लिए परमिशन दी है वैसे वैसे ये जीते चले जा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है ह्यूमन। अगर बात की जाए ह्यूमनाइजेशन की, तो ह्यूमनाइजेशन में क्या हावी होता है, ह्यूमन नेचर के ऊपर हावी होता है, मतलब ह्यूमन नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है। तो इसके अंदर जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो आती हैं। इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी होती है वो सभी की सभी इसके अंदर आती हैं। जैसे कि अगर सोसाइटी की बात करें तो हमारी जो आज टुडेज़ सिचुएशन है, टुडेज़ की जो सिचुएशन है, टुडेज़ सोसाइटीज़, आप इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, क्योंकि आज हमारे पास वास्ट टेक्नोलॉजी है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम बहुत ही ज़्यादा इजीली जा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आएंगे, हमारी ह्यूमनाइजेशन के अंदर आएंगी। ठीक है, उसके बाद एक कारी करके एक लड़की है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो रात के टाइम में ऑफिस में जाती है, तो उसके गाड़ी में कार लगी हुई है, वो अपना आराम से चला कर जाती है, अपने ऑफिस पहुंच जाती है, और वहाँ पर कोई वेजिटेशन भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर सारी चीज़ें, फ्रूट्स, आपके फ्लावर्स, सब कुछ ही प्रेजेंट है। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पे वो इतनी जल्दी पहुँच जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या शो करवा रही हैं, ह्यूमनाइजेशन की। ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा वास्ट कर लिया कि अब वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिव, इसमें क्या है, ह्यूमन एक एक्टिव रोल प्ले करता है और नेचर आपकी पैसिव रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है, पहले भी बताए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है, और मॉडिफाइड सिचुएशन अकॉर्डिंग टू नीड्स।
कि क्या करता है ह्यूमन नेचर को मॉडिफाई कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। उसको जैसी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से वो उसको बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका गर्मियाँ होती हैं समर के टाइम में हमने एसी, फ्रीज, कूलर, ये सारी की सारी चीज़ों को डेवलप कर दिया और इससे हमने अपने आप को गर्मी से प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, ये एक मानी जाती है। उसमें क्या हमने माना था, स्टेज ऑफ नेसेसिटी, लेकिन ये वाली क्या होती है, स्टेज ऑफ फ्रीडम, कि इसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो पूरे तरीके से फ्री होता है, वो जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉज, कि जब भी ह्यूमन बीइंग नेचर के अंदर चेंज करता है तो सबसे पहले वो नेचुरल लॉज को पढ़ने की कोशिश करता है कि मुझे किस हद तक नेचर को चेंज करना है और मैं उसको किस हद तक चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग पहले उसको समझता है और उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। इसी को बोल सकते हो आप पॉसिबलिज्म। ठीक है, कि जितना पॉसिबल उससे बन पाया उसने क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग नेचर को चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया नेचर को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है नेचुरलाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन। तो इसमें आप एक साइड तो देखते हो नेचुरलाइजेशन को, जिसमें हमें ये फील होता है कि इसमें नेचर ही पूरे तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर हावी है, और दूसरे तरफ हम देखते हैं ह्यूमनाइजेशन। तो ह्यूमनाइजेशन में हमें ये शो होता है कि ह्यूमन ही पूरे तरीके से नेचर के ऊपर हावी है। तो हमें कोई ऐसा एक बीच का रास्ता चाहिए था जिससे कि ना तो नेचर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो, ना ही ह्यूमन बीइंग्स उसके ऊपर ज़्यादा हावी हो। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन सा वे निकल के आता है। हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को भी देख लिया और हमने पॉसिबिलिज्म को भी देख लिया, लेकिन अब हमें कोई एक ऐसे रास्ते की नीड थी जो ना तो इन्वायरमेंट को ही बहुत ज़्यादा हावी शो कराए और ना ही पॉसिबिलिज्म को। तो हमारे सामने एक जोग्राफ़र आते हैं जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने हमें एक कंसेप्ट दिया मिडिल पाथ का, जिसको बोला जाता है मध्य मार्ग, बिटवीन द टू आइडियाज़। ये जो दो आइडियाज़ हैं इनके बीच में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। उस कंसेप्ट का क्या नाम था, मिडिल पाथ, मध्य मार्ग, जिसको आप बोलते हो नियो डेटर्मिनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नियो डेटर्मिनिज्म। इसमें इन्होंने क्या बताया, स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म, कि जब आपको ज़रूरत हो आप रुक जाइए, और जब आपको ज़रूरत हो आप चलना शुरू कर दीजिए। मध्य मार्ग का मतलब ये है कि जब आपको ज़रूरत हो, आपको लगे कि नेचर में हमें चेंज कर लेना चाहिए, तो हमें उस टाइम पे उसको चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन हमें ये लगे कि हम उसको हद से ज़्यादा चेंज कर रहे हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, तो हमें उस टाइम पे उसको स्टॉप कर देना चाहिए। यही जो कंसेप्ट है इसी को बोला जाता है नियो डेटर्मिनिज्म। आ गया होगा समझ में। दोबारा से मैं बता दे रही हूँ, ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा था, ना तो एक्सट्रीमली नेचर ह्यूमन के ऊपर हावी हो और ना ही एक्सट्रीमली ह्यूमन नेचर के ऊपर हावी होना चाहिए। ठीक है, बल्कि उन्होंने ये बोला कि इट मीन दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन कनकर नेचर बाय ओबेइंग इट, कि ह्यूमन बीइंग को नेचर को कनकर तो करना चाहिए बाय ओबेइंग इट, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही उसके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। जितना वो अलाउ करता है उसको चेंज करो, लेकिन जब वो बोल दे कि स्टॉप, तो हमें उस टाइम पे रुक जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए ट्रैफिक सिग्नल्स का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने जैसे रेड लाइट का शो किया, जो हमारी रेड लाइट हैं
वो क्या कहती है, हमें स्टॉप की रुक जाओ। तो इन्होंने बोला कि जब हमारा नेचर हमें रेड सिग्नल प्रोवाइड कराना शुरू कर दे तो हमें उस टाइम पे बिल्कुल रुक जाना चाहिए। जब येलो हो तो हमें थोड़ा सा कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब समझ से काम लेना चाहिए। और जब ग्रीन हो तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें उसको यूज़ करना चाहिए लेकिन साथ में उसको कंप्लीट करना चाहिए। जैसे कि आप ट्रीज़ का एग्जांपल ले लो, हमें ट्रीज़ की नीड पड़ती है, उनको काटने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप क्या करो, साथ के साथ पेड़ लगा दो। तो क्या होगा उससे कि यहाँ से आपने पेड़ काटे तो आपने पेड़ लगाए भी तो हैं, वो एक बैलेंस बनता चला जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे यही आएगा कि ग्रिफिथ टेलर ने कौन सा कंसेप्ट दिया था। तो आपको याद रखना है नियो डिटर्मिनिज्म, अगर ऑप्शन में है तो नियो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो है तो स्टॉप एंड गो, और इनका ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी आता है। ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स का कंसेप्ट किसने दिया था, या ट्रैफिक सिग्नल्स को शो करवा के हमारा नेचर के लिए जो पॉइंट्स बताए थे वो किसने बताए थे, वो हमारे बताए थे ग्रिफिथ टेलर ने। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है नेचर से रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो होप सो आप कर ही दोगे। नेचुरलाइजेशन से रिलेटेड आ जाए तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज़ नेचुरलाइजेशन, और आपका डाटा ह्यूमनाइजेशन क्या है वो भी पता चल गया होगा। नियो डिटर्मिनिज्म अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया कि नियो डिटर्मिनिज्म क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये जो इतना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इससे आगे का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।